बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मैं होटल में बैठा कब से उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल आज मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि उसने मेरे पास एक क्लाइंट भेजा है और मुझे उसका काम हर हाल में करना है। मैं दरअसल एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट था और इस वजह से आवाज़ें बदल कर बात करने का फन रखता था। मुझसे किसी की भी आवाज़ बदल कर बात करने के बारे में कहा जाता तो मैं बिल्कुल हू बहू उसके अंदाज, लहजे और आवाज़ में बात कर लिया करता था। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था क्योंकि मैं शाम का वक्त अकेले गुजारने का आदी हो चुका था और वो शाम का वक्त मैंने किसी और वजह से तन्हा गुजारने का फैसला किया था। मेरी ज़िंदगी के पिछले 2 सालों से शाम का वक्त मैंने किसी ख़ास काम के लिए यानी किसी ख़ास तख़य्युल के लिए संभाल कर रखा हुआ था। इसीलिए मैं मज़ीद उस शख्स का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि उनसे कहना कि कल दोपहर में मैं उनसे मिल सकता हूँ क्योंकि ये ख़ास वक्त मैं किसी और के लिए रख चुका हूँ और उनके देर करने की वजह से मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं पहले ही अपनी सोच से ज़्यादा यहाँ पर उनका इंतज़ार करता रहा हूँ। मैं घर वापस चला गया और अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठा और आंखें मूंद ली और वो वक्त सोचने लगा जो मेरे लिए बहुत सुकून का बाइस था। जब हमसे कुछ खो जाया करता है तो हाँ, हम तसव्वुर की आंख से उसे अपने वसल और क़ुर्बत से पास रखते हैं और सुकून महसूस करते हैं और ऐसा ही महसूस करते हैं कि जैसे वो हमसे कभी खोए ही नहीं है बल्कि हमेशा की तरह आज भी हमारे पास है। और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी में जी रहा था या मैं ज़िंदगी गुजार रहा था और मेरी सांसें नॉर्मल अंदाज में आ रही थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हर रोज़ वो मखसूस वक्त उसको सोचते हुए गुजार दिया करता था। मैं भी सोच रहा था और मेरे जहन को सुकून मिल रहा था कि मेरा मोबाइल बजा और मुझे शदीद गुस्सा आया। जब मैंने देखा तो वो मेरे दोस्त की कॉल थी। मेरा गुस्सा मज़ीद बढ़ गया क्योंकि मेरा दोस्त अच्छी तरह ये बात जानता था कि मैं ये वक्त अकेले गुजारने का आदी हूँ। मैं उसे खरी खरी सुनाना चाहता था। इसी वजह से मैंने कॉल उठाई और कहा, तुम्हें इल्म नहीं है कि ये वक्त मैं अकेले गुजारता हूँ और किसी की भी मुदाखलत इस लम्हे अगर मेरी ज़िंदगी में हो तो मैं उस शख्स को ज़िंदगी से ही बेदखल कर देता हूँ। तो उसने गहरा सांस लेते हुए कहा कि मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है, लेकिन तुम किसी के साथ आज भलाई कर दो तो हो सकता है कि बहुत अच्छा वक्त तुम्हारा मुंतज़िर हो। मैंने खुद अज़ियती के अंदाज में कहा कि यार बस कर दो, लोगों के साथ अच्छाइयाँ कर करके ना मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं किसी के साथ मज़ीद कोई भी अच्छाई नहीं कर सकता। सो खुदा का वास्ता है मुझे इस तरह के लेक्चर मत दो। उसने मुझे कहा कि देखो, वो बूढ़ा बहुत परेशान है, तुम्हें उससे मिलना होगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मेरा मान रखना होगा। वो बेचारा बहुत जल्दी आना चाह रहा था मगर उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से आते आते थोड़ी देर हो गई थी। तुम आज उसके साथ एहसान करो, तुम यकीन करो तुम्हें बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ। उसका यूं कहना था कि मैं फौरन पसीज गया और कहा कि ठीक है, मुझे यूं कहकर शर्मिंदा मत करो, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। मैं नहीं जानता कि मैं किस वजह से ये बात मान गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसी होटल की जानिब चला गया। जब मैं गया तो मुझे कोने में एक बूढ़ा दिखाई दिया जो काफ़ी परेशान लग रहा था। मुझे अपनी हरकत पर थोड़ी सी पशेमानी हुई। उसने मुझे देखा तो वो पता नहीं कैसे मुझे पहचान गया था, या शायद मेरे दोस्त ने मेरा हुलिया बता दिया था। वो फौरन खड़ा हो गया और मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब, मैं तो बहुत जल्दी आने वाला था मगर मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। मैंने उससे कहा कि नहीं, आप मुझे शर्मिंदा न करें, दरअसल मेरा कोई ज़रूरी काम नहीं था। मुझे लगा कि शायद आप नहीं आएंगे तो मैं इस वजह से चला गया था। मैं उसको शर्मिंदा होने से बचाने लगा। उनकी आंखों में जाने क्यों मुझे किसी और की आंखें नजर आई थीं जो नम होकर यूं ही नजर आया करती थी। मैंने नजरें चुराते हुए गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा कि अपना दिमाग अब यहीं पर रखना है और उनसे कहा, जी आप बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, साहब। तो मैंने फौरन टोकते हुए कहा, मुझे आप साहब मत कहें, आप मुझे बेटा भी कह सकते हैं, या मेरा नाम आसिम है तो आप मुझे आसिम कहकर भी पुकार सकते हैं। उनके चेहरे पर नरमी और शफकत दूध आई थी और जैसे वो एकदम टेंशन से बाहर आए हों। उन्होंने कहा, बात दरअसल ये है कि मेरी एक ही बेटी है और वो मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैंने चंद माह पहले उसकी बहुत अच्छी जगह शादी की थी और मेरी बेटी बहुत खुश भी थी, लेकिन उसका शौहर चूंकि परदेश में नौकरी करता था तो वो चंद महीने रहकर परदेश में वापस चला गया। अब मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि उसके शौहर का वहाँ इंतकाल हो चुका है। उनकी ये बात सुनकर मैं एकदम सीधा होकर बैठा। मुझे ये सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, जी फिर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। मैं डर भी गया था कि कहीं वो मुझसे ये ना कह दें
कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद से अहद किया था कि मैं बस एक ही लड़की से शादी करूंगा, और अगर वो मुझे ना मिल सकी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम आवाज़ें बदल कर बात करने का हुनर रखते हो। मेरी बेटी अपने शौहर से राब्ता ना हो सकने की वजह से काफ़ी परेशान है। इसी वजह से उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि पहले भी वो एक बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है और अब दोबारा उस चीज़ से डरती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अर्सा तुम उससे उसके शौहर बनकर बात करो, और जब वो ज़हनी तौर पर थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो मैं उसको समझा दूंगा और बात कर लूँगा। मैं ये बात सुनकर थोड़ा तजब्जुब में आ गया था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी और ना ही ये इतनी आसान थी जितनी वो अंकल समझ रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब दूं। एक तरफ मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था और दूसरी तरफ मैं अपने दिल से किया है तोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही लड़की से बात की थी। उसके अलावा कभी भी किसी दूसरी लड़की से बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और बात भी ऐसी कि मुझे उसके शौहर बनने की अदाकारी करनी थी। उन्होंने मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे दोस्त ने बताया है, तो मैं इसी वजह से तुम्हारे पास खुद गुजारिश करने आया हूँ। मैंने फौरन उनके हाथ थामते हुए कहा, अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं नहीं जानता था कि जिस शख्स पर मैं एहसान कर रहा था ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। दोस्त और दुश्मन की पहचान तो मुझे कभी भी नहीं हुई थी। खैर, मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उनकी बेटी से बात करूंगा और उनको अपने घर का पता दे दिया कि कल आप यहाँ पर आ जाइएगा, फिर वहीं बैठकर ही हम बाकी तमाम मामला तय कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज अपनी बेटी से जाकर फिर यही कहूँगा कि तुम्हारे शौहर से मेरी बात हो गई, तो फिर मैं कल तुम्हें आकर सारे मामला बताऊंगा और तुम उसे कॉल कर लेना। मैंने उनको यकीन दिलाया और घर आ गया। घर आकर मैंने अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि यार, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मगर उसने एक बार फिर मुझे यही कहा कि तुम देखना, इसका कोई बेहतरीन सिला मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, वो अंकल रोना शुरू हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने फौरन हाँ कर दी है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। उसने कहा, तुम इस बात को ज़्यादा मत सोचो और सोने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा दिमाग इस चीज़ से हट जाएगा। मैंने उसकी बात से मुत्तफिक होते हुए कॉल काट दी और सोने की कोशिश करने लगा। मगर मासी कहाँ इंसान का पीछा इतनी आसानी से छोड़ता है। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि तरह तरह के ख्याल आने लगे, और उस बूढ़े की आंखों से तो मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आने लगी थी, या शायद मैं बहुत अरसे बाद किसी की आंखों को यूं नम देख रहा था, इसी वजह से वो मुझे शिद्दत से याद आई थी। कुछ लोगों के बारे में हमें यह गलतफहमी होती है कि हम उनको भूल चुके हैं, मगर जब हमें याद आते हैं तो हम उनको सारी ज़िंदगी के लिए दिल में छुपा कर रख चुके होते हैं। अगले रोज़ उस लड़की का बाप मेरे घर आ गया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने इस सब के मुतालिक क्या सोचा है। तो मैंने कहा, मैं जब कोई बात कर लेता हूँ तो फिर कभी भी पीछे नहीं हटता, इसीलिए आप परेशान मत हो। मैं आपकी और आपकी बेटी की इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हूँ। वो मुझे अपनी बेटी का फ़ोन नंबर दे गए और कुछ वॉइस मैसेजेस भी भेजे, और मुझे बताया कि मुझे हर हाल में अपनी आवाज़ को उसी आवाज़ के साथ मिलाकर उनकी बेटी से बात करनी है। तो मैं उनकी बात से मुत्तफिक हो गया और कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसके बाद वो मुझे ढेरों दुआएं देते हुए वहाँ से चले गए। पहले कितनी देर मैं तजुब्जुब में मुब्तला रहा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अभी मुझे फ़िलहाल अंजाम की परवाह नहीं थी कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा, बल्कि अभी मुझे सिर्फ इस कहानी को किसी न किसी तरह चलाते रहना था, ताकि किसी की ज़िंदगी कम अज़ कम उतनी तल्ख ना हो जितनी मेरी हो चुकी थी। मैंने कॉल करने के बाद जब उसे यकीन दिलाया कि मैं उसका शौहर हूँ और किसी मुश्किल में फंस जाने की वजह से मैं उससे कुछ अरसे से रब्ता नहीं कर सका, तो उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब मैं रोज़ उससे बातें करने लगा और वो भी मेरी कॉल आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता था कि जब उसको हकीकत का पता चलेगा तो वो एक बार फिर से टूट जाएगी। मगर मैंने दिल में सोचा कि वो मेरा मसला नहीं है। उसके बाप ने मुझसे बात करते हुए कहा था कि तुम फिलहाल इस बात को संभाल लो, बाद में मैं उसे किसी न किसी तरह बता दूंगा और वो समझ जाएगी। यूं ही तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके थे और अब तो मुझे भी जैसे उसकी आदत हो चुकी थी, और मैं रोज़ उसको कॉल करता और हम दोनों घंटों बातें किया करते थे। वो काफ़ी शौक व चंचल थी और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत मुखलिस थी। मैं कभी कभी सोचता था कि मैं किसी ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा अगर मैंने ज़िंदगी में की, जो मेरे साथ इतनी ही मुखलिस हो, जो मेरी इतनी ही परवाह करे। खो के वो मेरी परवाह कर रही थी,
मगर हकीकत में वो मेरी फिक्र नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो अपने शौहर के लिए परेशान हो रही थी और मैं उसका किराए पर खरीदा गया शौहर था। जब ये सोचता तो मुझे बहुत दुख होता। मैं उसका आदी हो गया था और उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि क्यों, मगर वो लड़की मुझे एकदम बहुत अजीज हो गई थी। मैं अब उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। और वैसे भी उसका शौहर तो मर ही चुका था। तो मुझे इस बात का यकीन था कि जब मैं उसे बताऊंगा, पहले तो वो यकीन नहीं करेगी और बाद में शायद वो मुझे कबूल भी नहीं करेगी। मैं उसको देखना चाहता था, लेकिन तस्वीरें मांगने से मैं हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैंने मोहब्बत का अहद किसी और से किया था। इसी वजह से मैं एक तरफा मोहब्बत निभाना चाह रहा था। वो मुझसे एक ही सवाल पूछा करती थी कि मैं वापस कब आऊंगा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्योंकि अगर मैं उसके सामने चला जाता तो मैं उसे फौरन खो देता और एक खसारे के बाद दूसरा खसारा करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं पहले पहल तो टालता रहा, मगर अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं खुद को उससे दूर रख पाता। तो एक दिन जब उसने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही है और मुझे उससे मिलने जाना चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो उसने हैरानी से कहा, मुझसे मिलने के लिए शर्त? मैं भूल गया था कि वो मुझे अपना शौहर मानती थी। मैंने खुद को कंपोज करते हुए कहा, हाँ, मैं शर्त रखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा, तुम मिलने आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो मैंने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। उसने कहा, हाँ बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सुबह की रोशनी में मेरा चेहरा देखो। मेरी शर्त उसे थोड़ी अजीब लगी थी, मगर उसने हामी भर ली थी। तो मैंने उससे कहा, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं भी बहुत ज्यादा तजुब्जुब का शिकार हो रहा था और जज्बुज भी हो रहा था कि वो जाने क्या रद्द अमल देगी जब उसे इल्म होगा कि मैं उसका शौहर नहीं हूं। मैं रात के अंधेरे में उससे मिलने गया और उसे खुशबू सूंघाई, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई। मैं उसे जल्द अज जल्द देखना चाहता था और जब मैंने कमरे की लाइट ऑन की और निगाह उसके चेहरे पर गई तो सारी दुनिया ही मेरी आंखों में घूम गई थी, क्योंकि मेरा नाम आबिद है और मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। किस्मत भी कभी बड़े अजीब अंदाज में आजमाती है। जब भी वो हमसे हमारी कोई मनपसंद शय ले लेती है, तब हमारे जब्त और ज़र्फ दोनों का ही इम्तहान होता है कि हम उसके छिन जाने पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार करते हैं। मैं मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और एक बार एक सेमिनार था, तो तमाम डिपार्टमेंट एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा तालिब इल्म जमा हो गए थे और उन्होंने हमें ऑडिटोरियम में दाखिल होने के लिए एक मखसूस वक्त दिया था कि जो भी उससे लेट हो जाएगा उसको ऑडिटोरियम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मैं चूंकि पढ़ा लिखा और इन चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाला इंसान था, इसीलिए मैंने कोशिश की कि किसी भी तरह से ये सेमिनार मुझसे मिस ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन मैं ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया और पूरे 15 मिनट लेट हो गया। मैंने उनको बताने की बहुत कोशिश की कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, मगर वहाँ कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा था। तब एक लड़की आई जो शायद वहाँ वॉलंटियर थी। उसकी इजाज़त पर ही कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, तो मैं उसके पास जाकर रुका। वो बहुत प्यारी और मासूम सी लड़की थी, मगर बहुत पुरएतमाद भी थी। मुझे इस मायूसी की फिजा में वो उम्मीद का झोंका नजर आई। मैंने जाकर उसे सलाम किया तो वो मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी, फिर सवालिया नज़रों से मेरे सलाम का जवाब दिया और आईब्रो उचकाए कि जैसे बुलाने का मकसद पूछ रही हो। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं भूल गया कि मैं उसे क्या कहने वाला था, लेकिन खुद को बमुश्किल कंपोज करते हुए मैंने कहा कि दरअसल मैं ऑडिटोरियम में जाना चाह रहा हूँ। मैं फ़कत 15 मिनट लेट हुआ हूँ। मैंने जल्दी पहुँचने की बहुत कोशिश की, मगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं पहुँच सका। तो मेरी बात सुनकर उसने कहा, अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मामूल से कम से कम आधा घंटा पहले घर से निकलना चाहिए, क्योंकि आपको कराची के ट्रैफिक के बारे में इल्म तो है। मैंने मुत्तफिक अंदाज में सर हिलाया और कहा, मैं आधा नहीं पूरा घंटा पहले घर से निकला था, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से आगे जाने का रास्ता भी नहीं था और पीछे जाने के लिए भी कोई राह नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी कोई रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि कोई नया रास्ता खुलने वाला होता है। उसने कहा, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो मैंने कहा, आप मुझे ऑडिटोरियम में किसी तरह दाखिल करवा देंगी तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उसने चंद सानिये मुझे देखा, फिर उसे खुद ही एहसास हुआ कि अगर कोई अंदर जाने के लिए इतना मारा जा रहा है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि उसको सीखने में दिलचस्पी है और वो देखने वालों के रास्ते में रुकावट नहीं बनती थी। सो उसने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और कहा कि इसको अंदर जाने दो। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया
और खुशी से अंदर चला गया। लेकिन वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कम से कम उसका नाम ही पूछ लेना चाहिए था, या उससे कोई कांटेक्ट नंबर ही ले लेना चाहिए था। मगर मैं अपना ध्यान सेमिनार की तरफ लगाने लगा। उसके बाद कई दिन गुजर गए। मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं जाता था, न ही वहां मेरा कोई काम था, लेकिन मैं उसे देखने के लिए वहां चला जाता था। मगर वो मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई। एक दिन कैंटीन में हम लोग लंच कर रहे थे, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। अब मैं उसे फौरन जाकर बुला नहीं सकता था, इसीलिए मैं कैंटीन के बाहर उसका इंतजार करने लगा। और जब वो कैंटीन से बाहर निकली तो मैंने उसे पुकार लिया। उसकी दोस्तों समेत सब ने पलटकर मुझे नासमझी से देखा और मैंने उसके जाने इशारा किया तो वो दोस्तों से इजाजत लेती मेरे पास आई। उसने शायद मुझे नहीं पहचाना था, या उसने उस पहचान को कोई खास अहमियत ही नहीं दी थी। तो मैंने उसे बताया कि मैं वही हूँ जिसने उस दिन आपसे ऑडिटोरियम में जाने की इजाजत मांगी थी। तो वो कहने लगी, जी मैं पहचान गई हूँ, आपको कोई काम है? उसका सपाट अंदाज देखकर मेरी रही सही कसर भी जाती रही। मैंने फिर हिम्मत जमा करते हुए कहा कि आप मेरे साथ 5 मिनट के लिए बैठ सकती हैं, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। उसके चेहरे पर कई लकीरें औंध आई थी। वो काफी समझदार लड़की थी, इसीलिए उसे मालूम हो गया था कि मैं उससे क्या बात करने वाला हूँ। मगर फिर भी उसने कहा कि आपको जो भी बात करनी है आप अभी यहीं पर कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, आप मुझे जानते भी नहीं हैं और ना मैं आपको जानती हूँ, तो मैं कैसे आपसे शादी करने के लिए हामी भर सकती हूँ? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, मगर जब से आपको देखा है उसके बाद से मैं कुछ और देखने के काबिल नहीं रहा। उसकी आंखों में काफी हैरानी आई थी। शायद मेरा अंदाज भी उसे यकीन दिलाने को काफी था कि मैं उससे फ्लर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। उसके बाद काफी दिन गुजर गए और चलते फिरते हमारी थोड़ी थोड़ी मुलाकात होने लगी थी। एक दूसरे से सलाम दुआ करते करते हम अनजाने में एक दूसरे के करीब हो गए। एक दिन उसने खुद ही कह दिया कि मैंने तुम्हारे मुतालिक सोचा है और तुम मुझे यूनिवर्सिटी के बाकी लड़कों की निस्बत काफी सुलझे हुए और जिम्मेदार लड़के लगे हो, लेकिन एक मसला है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बाबा शादी के लिए कभी मानेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा को मना लूंगा। तो उसने कहा, बात सिर्फ मनाने की नहीं है, बाबा मेरे लिए रिश्ता भी देख रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम बाबा से मेरे लिए बात नहीं कर सकती? तो उसने कहा, जिस रोज तुमने मुझसे बात की थी मैंने उसी दिन बाबा से जाकर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सोचेंगे, और उनका यूं कहने का वाज़ेह मतलब था कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और अब कल मुझे देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तो उसकी आंखों में बहुत से आंसू इकट्ठे हो गए और कहने लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे जवाब इजहार ना करती तो तुम सारी जिंदगी तड़पते रहते और सोचते रहते कि मुझ में क्या कमी थी। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम में कोई कमी नहीं है। कभी कभी कोई बहुत अच्छा इंसान भी हमारे साथ नहीं चल सकता। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गया था। मैंने उससे कहा कि बस तुम मुझे एक मौका दो, मैं जाकर तुम्हारे बाबा से बात करता हूँ। तो उसने कहा, अगर बाबा अपनी बेटी की बात नहीं मान सकते तो इस दुनिया में किसी की भी बात नहीं मान सकते। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। उसने भी अपने बाबा से बात करने की 2 से 3 बार कोशिश की, मगर उन्होंने ये कह दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के जिनकी अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई वो काफ़ी गैर जिम्मेदार होते हैं और फ़कत टाइम पास के लिए सब कुछ करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि अगर मुझे तुमसे टाइम पास करना होता तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करने वालों जैसी हरकतें भी करता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। मैंने तुमसे ऐसी कोई भी गलत डिमांड नहीं की कि मेरे साथ चाय पीने चलो या मेरे साथ खाना खाने चलो। मैंने चलते फिरते ही तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी के लिए चलता फिरता रहना चाहता हूँ। एक हक के साथ एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं अपने बाबा का मान हूं और मैं उनका मान नहीं तोड़ सकती। मैंने उनसे बस ये बात कही थी और उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए राजी नहीं है। अगर मैं जिद करूंगी तो वो मान जाएंगे, मगर वो दिल से कभी भी राजी नहीं होंगे। और ये भी कहा कि अगर मैं उनके फैसले के खिलाफ जाऊंगी तो उनका मान टूट जाएगा। मैं उनका मान नहीं तोड़ सकती। उन्होंने मेरे तमाम मुतालबों और ख्वाहिशात को माना है। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत ही अच्छी लड़की आएगी। मैंने उसके सामने खड़े होते हुए कहा कि मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वो तुम होगी, इसके अलावा कोई लड़की नहीं आएगी। तो उसने हंसते हुए कहा कि देखी जाएगी, जब कुछ अरसा नहीं रह पाओगे तन्हा तो देखना तुम किसी न किसी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर जब हमारी मुलाकात हो तो तुम तन्हा बिल्कुल ना हो।
और रोते हुए खुदा हाफिज कहकर वो चली गई। मुझे उसके बाप से शदीद नफरत होने लगी। मैंने यूनिवर्सिटी में दोबारा उसका इंतजार किया, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। फोन पर हमारा कभी राब्ता नहीं हुआ था। मैं उससे कुछ राब्ता कर ही लेता। मैं बहुत तड़पा, लेकिन इसके साथ मुझे ये यकीन भी था कि वो मुझे कहीं ना कहीं पर जरूर मिल जाएगी, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। जबकि आज किस्मत ने मुझे अचानक उसके सामने ला खड़ा किया था, वो भी कितनी गैर मुतवक्के अंदाज में। मैं जब इस चीज की तवक्को भी नहीं कर सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला और अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि तुम्हें पता है मैं जिस लड़की से मिलने आया था वो कौन है? दोस्त ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म है। तो मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम है? उसने कहा, जिस दिन उस लड़की की शादी होने वाली थी उस दिन वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत टेंशन में है, और दूसरी जानिब उसके बाप का दिल तुम्हारी जानिब से फौरन पसीज गया। उसकी शादी नहीं की गई। तुमसे राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर नहीं हुआ। एक दिन मैं उनके घर गया तो उसके बाबा ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई और कहा कि मेरी लड़की कभी भी किसी की तारीफ नहीं करती, अगर की है तो वो लड़का यकीनन इस काबिल होगा। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम उन्हें कहीं पर नहीं मिले थे। फिर मैंने ये सारा खेल रचाया। तो मैंने हैरानी से कहा, यानी उसको मालूम था कि मैं ही वो शख्स हूं जिससे वो बात कर रही है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे अच्छी तरह मालूम था। जबकि मैं अपना सर घूमता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे पहले लगा कि जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है और मेरे सब का इम्तहान लिया गया है और मेरे जज्बात से खेला गया है। मगर मेरे दोस्त ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, वो बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, तुम्हारे सामने तब आना चाहती थी जब सारे हालात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हों। वो तुम्हारी जिंदगी में गैर मुतवक्के अंदाज में आकर तुम्हें शुक्र अदा करने पर मजबूर करना चाहती थी। इसीलिए अब तुम भी कोई गलत फैसला मत करना, सीधा सोचना, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तो उसने कहा, बेवकूफ़ इंसान, मैं ही वो शख्स था जिसके साथ उसकी बात तय हुई थी। उसने मुझे एतमाद में लिया और जब सब कुछ बताया तो मैं यही कर सकता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी मुझे याद आया कि उसकी शादी इसी वजह से अचानक कैंसिल हो गई थी और मैं किस्मत के हेर फेर पर हैरान रह गया था। मैं इस बात पर कामिल यकीन कर गया कि जो चीज़ आपके नसीबों में हो आपको मिल जाती है। फिर मैंने बगैर उसको कोई सज़ा दिए कबूल करने का फैसला कर लिया। आप बताएं, क्या मैंने सही फैसला किया था या मुझे उसे थोड़ी सी सज़ा तो देनी चाहिए थी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।